हाय एवरीवन। आज का शो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि टॉक विद रेडियो मस्ती के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गंगानगर की कलेक्टर डॉक्टर मंजू। जैसा कि हम जानते हैं उनकी जो शुरुआत हुई थी वो मेडिकल जर्नी से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब वो एक आईएएस ऑफिसर है। तो मैं सबसे पहले मैम का हमारे शो में वेलकम करती हूँ। थैंक यू मैम। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने अपनी जो जर्नी है वो मेडिकल में स्टार्ट की थी, कैसे आईएएस बनने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदल गया? मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसके पश्चात मैं आईएएस में आई हूँ। तो काफी चेंज हुआ है कि एज ए डॉक्टर मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो महिलाओं का ट्रीटमेंट मैं करती थी, लेकिन उनकी जो सोसाइटी में कंडीशन है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एज एन आईएएस ऑफिसर मुझे काफी डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करने का मौका मिल रहा है और ये बहुत ही चैलेंजिंग भी है, लेकिन काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैम मेरे मन में एक सवाल आया कि आपके लिए एक परफेक्ट सिटीजन और एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट क्या होनी चाहिए? सिटीजन्स परफेक्ट ही होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि एक परफेक्ट सिटीजन क्या होने चाहिए, लेकिन जैसे कि आज संविधान दिवस भी है तो परफेक्ट सिटीजन्स को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी जागरूकता होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी क्या ड्यूटीज हैं, तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो एक परफेक्ट सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी अवेयर होना चाहिए। मैम, गवर्नमेंट ने एसआईआर स्टार्ट किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये क्या है और वोटर्स को आप कैसे इन्फॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से 12 राज्यों में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ये अराउंड 20-25 साल में एक बार होता है। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है। तो 12 राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी ये एसआईआर का कार्य चल रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो हर मतदाता के घर घर जाके एक गणना प्रपत्र है, एक इन्यूमरेशन फॉर्म है, वो दे रहे हैं जिसमें मतदाता को अपनी डिटेल्स भरनी है और वो फॉर्म वापस देना है। तो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये घर घर जाने का जो कार्य है ये किया जा रहा है। उसके पश्चात जिन वोटर्स ने ऑफलाइन बीएलओ को वो फॉर्म दिया है या फिर ऑनलाइन उन्होंने अपना ईएफ स्वयं भरा है, क्योंकि कुछ वोटर्स हैं जो यहाँ पे नहीं रहते लेकिन यहाँ के वोटर्स हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन भी ईएफ फॉर्म भरा है। तो उन सबको इंक्लूड करते हुए एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा जो कि 9 दिसंबर को होगा। उसके पश्चात दावे और आपत्तियों का समय होगा कि जिनका नाम वर्तमान वोटर लिस्ट में है लेकिन उन्होंने ईएफ फॉर्म नहीं भरा है, उनका नाम नहीं आया है, तो वो दावे और आपत्ति में अपना क्लेम वो दे सकते हैं। उनको हम नोटिसेस देके सुनवाई करके और फिर फाइनल जो हमारा पब्लिकेशन होगा वो 7 फरवरी को होगा। एसआईआर के अंदर कौन कौन से वेरिफिकेशन प्रोसेस हैं जो वोटर्स को फॉलो करने पड़ेंगे? एसआईआर में जो फर्स्ट फेज है, जो 1 महीने का फेज है, उसमें किसी भी वोटर को किसी भी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसमें उनकी स्वयं की डिटेल, और अगर वो 2002 की वोटर लिस्ट में स्वयं या उनके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट में कोई भी है तो उनकी डिटेल भरते हुए एक अपनी वर्तमान की फोटो चिपकाते हुए सिग्नेचर करके देना है। फर्स्ट फेज में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैम, आपने बीएलओ का नाम लिया, बीएलओ है क्या और इनका क्या काम है? बीएलओ हमारे बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, जो हर बूथ पे एक बीएलओ होता है। तो बीएलओ का एसआईआर में ये हमारे फुट सोल्जर है, इनका बहुत विशेष योगदान है, ये बहुत ही मेहनत से ये काम कर रहे हैं। और जो एसआईआर का जो मेन मकसद है कि कोई भी एलिजिबल वोटर छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी इनएलिजिबल वोटर है जो कोई मान लो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, एक से अधिक जगह पे उनका नाम है, या कोई परमानेंटली शिफ्ट हो गए, या डेड वोटर्स हैं जिनके नाम अगर मतदाता सूची में हैं, तो वो इनएलिजिबल वोटर को हटाने का कार्य, और एलिजिबल वोटर है वो छूटने नहीं चाहिए। तो इस काम को करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स है। मैम, मान लीजिए कि किसी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं है इतने साल पुराने के, तो वो कैसे बीएलओ के पास जाए और कैसे वो अपना काम पूरा कर सके? बीएलओ खुद हर घर में जा रहे हैं
इस जो प्रथम फेज की अवधि में बीएलओ प्रत्येक घर में कम से कम 3 बार विजिट कर रहे हैं। तो जो सिटीजन्स हैं उनको अपनी स्वयं का वोटर कार्ड, आधार कार्ड और उनके रिश्तेदार का, माता या पिता का या ग्रैंड पेरेंट का जो ब्लड रिलेटिव है, उनकी डिटेल अगर 2002 में है तो उनको उनकी वोटर आईडी या वो जो डिटेल है वो उनको बतानी है, या वोटर्स खुद voters.eci.gov.in पे स्वयं भी 2002 की सभी राज्यों की वोटर लिस्ट अपडेटेड उसमें है, तो उसमें वो चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं कर पाते हैं तो बीएलओ स्वयं के द्वारा भी चेक कर रहे हैं, और हमने आईटी की हेल्प डेस्क हर ईआरओ लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट डीओ लेवल पे भी हमने आईटी हेल्प डेस्क बना रखी है, तो हम स्वयं भी उसको सर्च करके उनकी मैपिंग कर रहे हैं। जी मैम, ये तो ऑफलाइन प्रोसेस था। मान लीजिए कि मुझे ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसके क्या स्टेप्स हैं? ऑनलाइन के लिए आपको voters.eci.gov.in पे जाके आपको ऑनलाइन अपना ईएफ फॉर्म भर सकते हैं, उसमें आपकी डिटेल्स डाल के आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्री रिक्विजिट है कि आपका जो आधार कार्ड में और एपिक कार्ड में जो नाम है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर वो नाम सेम नहीं है तो आपको बीएलओ से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो नाम सेम है तो इसमें 2 से 5 मिनट का ही समय लगता है और बहुत इजी प्रोसेस है, जिसको हमने काफी इसका प्रचार प्रसार भी करवाया है, और हमारे जिले में 1 लाख से अधिक वोटर्स ने ऑनलाइन ईएफ फॉर्म भी भरा है। और मैम, किसी को गलती से हटा दिया गया तो वो क्या करें? अगर गलती से हट भी जाता है, मान लो ड्राफ्ट रोल में नहीं भी आ पाता है, तो भी 1 महीने का समय होगा। ये जो ड्राफ्ट रोल का जो कॉपी है हम प्रोमिनेंट जगह पे, ग्राम पंचायत पे, वार्ड में, सभी जगह हम लोग लगाएंगे। और अगर किसी का नाम उसमें नहीं आ पाता है, करंट वोटर लिस्ट में है लेकिन ड्राफ्ट रोल में नहीं आ पाया क्योंकि मतदाता ने ईएफ फॉर्म भर के वापस बीएलओ को सबमिट नहीं कराया है, तो वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का जो 1 महीने का समय है उसमें अपना दे सकते हैं, और फिर हम उनको सुनवाई करके नोटिस देके और उनका नाम जुड़ सकता है। लेकिन मैं सभी वोटर से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि कृपया करके आप अपने बीएलओ से संपर्क करें और अपना ईएफ या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन भर के सबमिट कराएं 4 दिसंबर से पहले, ताकि आगे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैम, वोटर्स को जो एसआईआर भरना है उसमें प्रोसेस में, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या प्रोसेस है और इसका शेड्यूल कब तक है? ये 4 दिसंबर तक शेड्यूल है और एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। इसकी 2 कॉपी होती है, एक कॉपी हम बीएलओ वोटर को दे रहा है, एक कॉपी वो खुद अपने पास रख रहा है। उसमें वोटर की डिटेल है, नाम है, एपिक नंबर है, एक क्यूआर कोड है और फोटो लगानी है, और वोटर की स्वयं की डिटेल और उनके जो रिलेटिव हैं जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, उनकी डिटेल भरते हुए एक सिग्नेचर करना है, और सिंगल पेज का एक ईएफ फॉर्म है। मैम, मैंने देखा कि कुछ ना स्कैम्स बहुत होने लग गए हैं एसआईआर की वजह से। वो कहते हैं कि हम आपको ओटीपी भेज रहे हैं या लिंक भेज रहे हैं, आप उस पर क्लिक करें, हमें आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस स्कैम से बचने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? हमने इसके लिए सोशल मीडिया पे भी काफी अवेयरनेस करी है, डिफरेंट ग्रुप्स में भी डाला है कि हम कभी भी ओटीपी मांगना या इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। वोटर्स को जागरूक होना है। जब वो स्वयं ईएफ अपने मोबाइल से खुद भरते हैं तो उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा, लेकिन उनको किसी को भी, इवन बीएलओ को भी ओटीपी देने की कहीं पे भी आवश्यकता नहीं है। तो जो भी साइबर फ्रॉड डिफरेंट तरीके से होते हैं तो हो सकता है, लेकिन हमारे जिले में अभी एसआईआर से रिलेटेड इस प्रकार के फ्रॉड की हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, और समय समय पर हम इसमें जागरूकता भी कर रहे हैं। मैम, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वोट क्यों जरूरी है? उनके लिए आप कैसे अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं? सभी के लिए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए वोट बहुत जरूरी है, और एसआईआर में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने ये सुना है कि 2002 की वोटर लिस्ट को आधार माना हुआ है जी। तो जिनके स्वयं का या माता पिता का नाम 2002 की लिस्ट में है उनको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है या माता पिता का भी नहीं है, उनको 4 दिसंबर के बाद जो 13 दस्तावेज है उसमें से एक दस्तावेज देना की आवश्यकता रहेगी। तो जिस प्रकार से हम आज 2002 की लिस्ट देख रहे हैं, उसी प्रकार से 2026 की लिस्ट देखी जाएगी अगले 20-25 साल के बाद।
तो यंग वोटर्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इसमें अपना ईएफ फॉर्म फिल करके कंट्रीब्यूशन submit- पूरा दे। जी। मैम, डिजिटल वोटिंग और ई गवर्नेंस के जो अडॉप्शन प्रोसेस है उसे आप कैसे आगे लेकर आ रहे हैं? डिजिटल जैसे ये ईएफ फॉर्म में भी डिजिटल ऑप्शन है। जो वोटर सर्विस पोर्टल है उस पे काफी जानकारी भी दी गई है, जैसे नो योर बीएलओ, बुक ए कॉल विद बीएलओ का भी ऑप्शन है कि वोटर अपना एपिक कार्ड से वो सर्च कर सकता है कि मेरा डीओ कौन है, ईआरओ कौन है, बीएलओ कौन है, उनके नंबर भी हैं और वो ये सारी प्रोसेस है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इसमें काफी डिजिटल गवर्नेंस में भी काफी अच्छा एसआईआर में उपयोग में आ रहा है। मैम, गंगानगर जो हमारा शहर है वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए आपने क्या अवेयरनेस स्टेप्स लिए हैं और क्या कैंपेन्स किए हैं? गंगानगर की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसको अन्न का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि बहुत अच्छा इसमें गंग कैनाल के बाद और इरिगेशन के बाद काफी एक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से डेवलप हुआ है। तो इसमें काफी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहिए कि यहाँ पे फ्लड इरिगेशन किया जाता है, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ रहा है, जो सेम की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है जिसकी वजह से हेल्थ कंसर्न काफी हो रहे हैं, तो अब हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहिए। तो इसमें फार्मर्स के जो ग्रुप्स हो गए या जो इरिगेशन में जो वाटर यूजर एसोसिएशन है उनके द्वारा हम काफी अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ अब बढ़ना चाहिए। मैम, ड्रग्स को लेकर आप काफी ज्यादा अवेयरनेस और कैंपेन्स लेकर आ रहे हैं यंगस्टर्स में, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं? क्योंकि आपको शहर में 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट, तो पूरे 1 साल में आपका क्या एक्सपीरियंस था और क्या कैंपेन्स आपने किए? गंगानगर जिले में ड्रग्स की बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं और पंजाब से भी हमारा बॉर्डर लगता है। तो ओवर लास्ट 5-10 इयर्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और अगर अभी हम लोग नहीं संभले तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, गंगानगर में जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बहुत ही गंभीर समस्या आएगी। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि युवा जो डेथ्स हो रही हैं इंजेक्टेबल ड्रग्स की वजह से या ड्रग ओवरडोज की वजह से महीने में 3-4 डेथ्स हो रही हैं। तो ये जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमने फिर मैंने इसको काफी डेप्थ में स्टडी किया था कि किस प्रकार का नशा यहाँ पे किया जा रहा है, क्यों हो रहा है और किस प्रकार से उनको बाहर लाया जाए। तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा नशा मुक्त गंगानगर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम डिफरेंट लेवल पे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो नशा नहीं करती है उनको उसमें नहीं जाए। वो ये कोई बहुत अच्छी या कूल चीज नहीं है कि इसमें नशे में जाएं बच्चे, तो उसके लिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो लोग नशा करते हैं उनको डी एडिक्ट करने के भी हम काफी प्रयास कर रहे हैं। तो हमने एक पोर्टल भी डेवलप किया है जिसमें जो भी ये एनडीपीएस की ड्रग्स हैं उनमें, जैसे पहले होता था कि एक सिंगल प्रिस्क्रिप्शन से एक इंसान 4 या 5 जगह से दवाई ले पाता था, तो अब हमने सारे मेडिकल स्टोर्स एंड साइकेट्रिक क्लिनिक को हमने उस पोर्टल पे लेके आए हैं और इसमें काफी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा भी काफी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और एक हमने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, वो है 9351504313। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये मेरे पास ही रहता है। इस पे कोई भी एनोनिमस कंप्लेन, कोई भी व्यक्ति नशा बेच रहा है या किसी को डी एडिक्ट करने के लिए हेल्प चाहिए हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और ये इसमें आपकी जानकारी, नाम और मोबाइल नंबर गुप्त रखा जाएगा और फिर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। मैम, एक बार मेरे मन में सवाल आया कि बीएलओ और एसआईआर के जितने प्रोसेस अभी आपने बताए वो मुझे सब समझ आए, लेकिन अभी तक मैं ये जानना चाहूंगी शहर में कितने लोगों ने करवाया है और इसका आपके पास क्या एक्यूरेट डाटा है? हमारे नियरली 15,63,000 वोटर्स हैं। इसमें से हमारा आज दिनांक में 82% कंप्लीट हो चुका है। तो और 4 दिसंबर तक हमारा समय है, तब तक हम लोग, ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम 100% इसको कर लें, डिजिटाइजेशन कर लें। कुछ है जो जिसको एएसडी वोटर्स बोलते हैं, एब्सेंट शिफ्टेड डबल डेथ
ये वाले जो वोटर्स हैं, तो इनमें हम लोग डबल चेक करके कर रहे हैं कि कहीं ऐसे नहीं हो कि एब्सेंट वोटर है वो आ जाए, मान लो आज एब्सेंट है, बीएलओ 3 बार घर गया नहीं मिला, लेकिन उसको हम डबल क्रॉस चेक कर रहे हैं ताकि उनका भी अगर यहीं पे ही आसपास रहते हो, किसी काम की वजह से बाहर गए हो, तो उनको हम जोड़ पाए। तो जो नियरली 10 to 12% हमारे एएसडी वोटर होने के भी चांसेस हैं, तो हम निर्धारित समय से पहले ही अपना लक्ष्य को प्राप्त आप कर मतलब अपना 100% दे रहे हो। जी जी। मैम, अब मैं लास्ट सवाल पे आती हूँ कि क्या मैसेज आप शहर के लोगों को देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोगों को एक जागरूक सिटीजन बनना चाहिए और शहर में हमें अधिक से अधिक प्लांटेशन करना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए ताकि वो नशा या किसी भी प्रकार की बुराई की तरफ नहीं जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चों में और आजकल की जनरेशन में स्ट्रेस, डिप्रेशन ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अपने बच्चों से अधिक संवाद कायम रखें और किसी भी प्रकार का उनको प्रेशर नहीं डालें। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। जैसा कि मैम ने हमें एक प्यारा सा मैसेज दिया और बताया कि एसआईआर क्यों इतना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर शहर की बात आती है तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक जने का नहीं होता, सबका होता है। वो कहते हैं ना, वन नेशन वन यूनिटी। और इसी के साथ साथ अगर एसआईआर की बात की जाए तो देखिए, अगर आज हम एसआईआर कराएंगे तो इससे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उन्हें बेनिफिट होगा, वरना वो भी जैसे हम घूम रहे हैं वो भी घूमते रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। थैंक यू मैम। थैंक यू।